कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। मालती एक रिक्शे में अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर आई और डॉक्टर ब्रजेश के पैर पकड़कर रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब, उन्हें ठीक कर दीजिए। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्हें ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, उन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ब्रजेश ने कहा, देखिए, मैं समझ सकता हूँ। मेरा पैर छोड़ो, तुम्हारे पिता को हम अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ब्रजेश के कहने पर मालती ने डॉक्टर ब्रजेश का पैर छोड़ दिया, लेकिन वो रोती रही। उसके पिता नरेश को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। मालती अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर पैदल घर जा रही थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे, बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि मालती के आंसू की तरह अभी के अभी आसमान से बारिश धरती पर गिरेगी। पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराई, लेकिन बारिश होने वाली है। बारिश में अस्पताल के अंदर पानी घुस जाता है, पता नहीं क्या होगा। उधर ब्रजेश को जमीन पर ही सुला दिया गया। सरकारी अस्पतालों की हालत तो ऐसी ही थी, पर्याप्त बेड नहीं थे। मालती के पिता नरेश जमीन पर सोए हुए तड़पते रहे। अरे डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पानी पिला दो, दवाई खिला दो, कुछ तो दे दो। दर्द कम करा दो डॉक्टर साहब। नरेश को दवाई देकर डॉक्टर ब्रजेश अपने घर चले गए। घर जाकर ब्रजेश सो गए और तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे आसमान में काले बादलों ने बसेरा कर लिया और तेज बिजली चमकने लगी। अस्पताल मिट्टी का बना हुआ था। मिट्टी की दीवारें तेज बारिश से भीग गईं और पानी अंदर आने लगा। नरेश जमीन पर ही सोया हुआ था। ये जमीन भीगा भीगा सा क्यों लग रहा है? अरे ये क्या, बारिश का पानी अंदर घुस रहा है। बारिश का पानी अंदर आ गया है। नरेश चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर एक नर्स वहाँ आई। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? बारिश का पानी अंदर आ गया है, मुझे यहाँ से उठा ले जाओ। कहाँ उठा ले जाऊं? बेड खाली नहीं है, यहीं सोए रहना होगा। यहाँ कैसे सो सकता हूँ? जिस तरह से बारिश हो रही है, लगता है कुछ ही देर में बाढ़ आ जाएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे परेशान मत करो, चुपचाप सोए रहो। दिन भर मरीजों से तरह तरह की बातें करते करते नर्स थक गई थी। उसे भी नींद आ रही थी। वो भी अपने केबिन में जाकर सो गई। बारिश और तेज हुई और सच में बाढ़ आ गई। अस्पताल के अंदर सारा पानी घुस गया और नरेश उस पानी में बहता चला गया। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि नरेश को कोई सुन ही नहीं पाया। नरेश बहता चला गया और बहते बहते बहुत दूर जा पहुंचा। उधर मालती को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं पिताजी किस हालत में होंगे। मैं अस्पताल ही चली जाती हूँ, अभी पिताजी को सहारे की जरूरत है। मालती बाढ़ में पैदल चलने लगी। कुछ देर बाद पानी इतना ज्यादा था कि उसे तैरना पड़ा। तैरते तैरते वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर पानी घुस गया है और बेड के ऊपर तक पानी आ गया है। हे राम, ये क्या, मेरे पिताजी कहाँ हैं? नर्स तब भी अपने केबिन में गहरी नींद में थी। मालती ने उसे बुलाया। उठिए मैडम, उठिए, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कहाँ गए वो? नर्स नींद से उठी और चारों ओर देखकर हैरान हो गई। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। पानी में तो नहीं बह गए? क्या, पानी में? मुझे मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। अभी के अभी डॉक्टर साहब को बुलाइए, बाकी मरीजों की हालत बहुत बुरी है। सच में बाकी मरीज चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ, अरे हमें बचाओ, अरे हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ। नर्स ने डॉक्टर ब्रजेश को कॉल किया। वो नींद से उठे और बाहर देखकर कहा, बाहर तो पानी ही पानी है। मुझे अस्पताल से घर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं जाऊंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ये सुनकर मालती ने कहा, मेरे पास नाव है, मेरे पापा मछुआरे थे ना, मैं नाव लेकर आपको लेने आती हूँ। मालती नाव लेकर डॉक्टर ब्रजेश के घर गई और उस पर सवार होकर ब्रजेश को अस्पताल लाई। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को ढूंढ दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें बाकी मरीजों के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये मिट्टी से बना हुआ अस्पताल ज्यादा देर तक बाढ़ और बारिश सह नहीं पाएगा। हमें इन लोगों को कहीं और ले जाना होगा। लेकिन कहाँ? अस्पताल के अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है। लेकिन हम जगह बना सकते हैं। मतलब मैं गांव के लोगों के साथ मिलकर एक काम चलाने लायक बांस का अस्पताल बना सकती हूँ। उसके अंदर सभी को ले जाया जा सकता है। बांस का होगा इसलिए वो पानी में डूबेगा नहीं, सभी वहाँ आराम से रह सकेंगे। बहुत अच्छा मालती, तुम गाँव वालों को बुला कर लाओ और वही करो। उसके बाद हम सभी मिलकर तुम्हारे पिताजी को ढूंढेंगे। मालती ने तुरंत सारे गाँव वालों को बुलाया और सभी मिलकर बांस काट कर बांस का अस्पताल बनाने लगे। कुछ ही देर में बांस का टेम्परेरी अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मालती नाव में सभी मरीजों को बांस के अस्पताल में लाने लगी। सभी मरीजों को लाने के बाद अचानक से मिट्टी का अस्पताल बारिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। मिट्टी का अस्पताल टूटकर चूर चूर हो गया।
शुक्र है भगवान का, वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या होता। मालती, आज तुम्हारी वजह से सभी मरीजों को जान बच पाए। तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। हाँ, चलो तुम्हारे पिताजी को ढूंढते हैं। बांस का अस्पताल पानी में तैर रहा था, इसलिए तैरते तैरते वो लोग कुछ दूर गए। उन लोगों ने देखा नरेश एक भाई के सामने एक पेड़ को पकड़कर चिल्ला रहा है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे वो रहे पिताजी। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचाइए। डॉक्टर ब्रजेश ने अपनी जान की परवाह न करके बांस के अस्पताल के बाहर पानी में उतर गए। कमर के ऊपर तक पानी था। डॉक्टर ब्रजेश ने रिस्क लेकर नरेश को बचा लिया। पिताजी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि मौत के सामने हम सब लगन्य हैं। हाँ, ये बात सही कही आपने, लेकिन आपकी बेटी ने आज बांस का अस्पताल बनाकर हम सभी को मौत के मुंह से बचाया है। आपकी बेटी बहादुर और सुंदर है। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे? ये सुनकर मालती शर्मा गई। बांस के अस्पताल की वजह से सभी की जान बच गई। उसी में 1 हफ्ते तक सभी रहे और उसके बाद बाढ़ खत्म हो गया। फिर मालती के साथ डॉक्टर ब्रजेश की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। शेरनगर में बाढ़ आ गई थी। गांव में चारों तरफ पानी ही भरा था। गांव के मुखिया और कुछ लोग सामान लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हम अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन देखो ये जंगल है, तो हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहाँ पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ हम पेड़ पौधे और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो हमारे लिए तब तक पर्याप्त होगा जब तक ये बाढ़ की मुसीबत टल ना जाए। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, मुखिया जी, मीनू बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में मीनू के मरे हुए पति की यादें थीं और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसीलिए वो उदास है। तभी मुखिया जी मीनू के पास जाते हैं। देखो मीनू, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया। अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, मुझे अपने दुख को भूलकर अपने गांव वालों के दुख में शामिल होना चाहिए। अगली सुबह औरतें जंगल में मजबूरी में शौच करने जाती हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है। आदमी औरतों को देखकर अपना मुंह छुपाते हुए चले जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे शौच करना तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो खुले में शौच, और ऊपर से डर की कोई देख न ले। बहन तुम सही कह रही हो, पर अब करे तो क्या करें? वो औरतें बात ही कर रही होती हैं, तभी उनके बीच मौजूद रुक्मणी को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिस कारण वो बेहोश हो गई। अरे बचाओ बचाओ! अरे रुक्मणी को सांप ने काट लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी रुक्मणी का इलाज करवाना है। इसको लेकर वैद्य जी के पास चलते हैं। गांव की औरतें रुक्मणी को वैद्य के पास लेकर जाती हैं। इसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर वैद्य जी, इतनी बारिश में हम कहाँ इसे अस्पताल लेकर जाएंगे? ऊपर से बाढ़ की वजह से सब तबाह हो गया है, आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर कुछ गांव वाले मेरे साथ जंगल की जड़ी बूटियां ढूंढने चलो, हमारे पास समय कम है। फिर कुछ गांव वाले और वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं और बहुत मेहनत के बाद उन्हें जड़ी बूटी मिल जाती है और वैद्य जी रुक्मणी को जड़ी बूटी खिलाकर सही कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। वैद्य जी, ये तो सही हो गई, लेकिन अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे। आज इसके साथ ये हुआ, कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है, और ये तो बच गई। पर जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत रुक्मणी जैसी ही हो। फिर सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, हम लोग शौचालय निर्माण करते हैं। अभी बारिश का कुछ नहीं पता और औरतें जंगल में शौच करने नहीं जाना चाहती। हमें कुछ तो करना चाहिए। कुछ न कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा। बिरजू कहाँ है? वही सबसे समझदार व्यक्ति है, वही कुछ सोच सकता है। बिरजू को बुलाया जाए। बिरजू सोया हुआ था, तभी राकेश उसके पास जाता है। अरे बिरजू, तुझे मुखिया जी बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह उन्हें मेरे से क्या काम है? वैसे तो मुखिया बोलता है कि मैं 1 नंबर का नालायक हूँ, अब मेरे से उसे क्या काम पड़ गया? राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तो जल्दी चलो। बिरजू उठकर मुखिया के पास जाता है। हाँ मुखिया जी, बोलिए, क्या कहना था? क्यों मेरी नींद खराब करी? इतनी सुबह भला कौन किसको बुलाता है?
बिरजू देख, हमें पता है कि तू गांव का सबसे समझदार और बुद्धिमान आदमी है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ कि इस बार बारिश में महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है। इसमें मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? देख, जो तू कहेगा हम मिलकर तुझे देंगे। बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पारो दिला देना, जिसकी वजह से तुमने मुझे सारे गांव के सामने शर्मिंदा किया था। चल ठीक है, तू इस मुसीबत से हमें छुड़ा, फिर मैं तेरी शादी पारो से ही करा दूंगा। मुझे दोपहर तक का समय दो, मैं कुछ न कुछ करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बिरजू बैठा हुआ सोचता है। इतने में ही पारो उसके पास आ जाती है। अरे तुमने क्या बात फैला रखी है? तुम क्या करने वाले हो? सुना है तुम कुछ कमाल करोगे, फिर हमारी शादी होगी। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कुछ सोचा है, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बिरजू गांव वालों के पास जाता है। सुनो 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 गांव वालों, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी। क्या मुखिया जी ये लोग मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ भाई, सब तेरी मदद करेंगे। बता क्या करना है? बस हमें अपने शौचालय से मतलब है। तू जो कहेगा सा हुकुम मानकर उसे मानेंगे। सब मेरे साथ चलो और बाम्बू लेकर आते हैं। बिरजू गांव वालों के साथ मिलकर बम्बू लेकर आता है और उनको खोखला करके एक लंबा सा पाइप लाइन जैसा बनाता है, जिसको उसने अपने रहने के एरिया से काफी दूर फैला दिया था। अब देखना गांव वालों मेरा कमाल। फिर बिरजू गांव वासियों की मदद से बम्बू और लकड़ियों से एक शौचालय तैयार करता है और कहता है, ये देखो भाइयों, अब सब इसमें शौच कर सकते हैं और आपका शौच आसपास में नहीं बल्कि दूर नाले में चला जाएगा। इन बाम्बू के रहते हुए हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये हम लोगों के लिए सेफ भी रहेगा। शौचालय बना हुआ देख मुखिया जी कहते हैं, वाह बिरजू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि लकड़ियों से भी शौचालय और पाइपों का काम बाम्बू से लेकर तुम ऐसा शौचालय बना दोगे। सच में तुम कमाल हो। तुम्हारी बुद्धि की तो हमें दाद देनी पड़ेगी। अरे वो सब बाद में दे देना, लेकिन पहले पारो का हाथ मेरे हाथ में दो। तुमने वादा किया था कि पारो की शादी मुझसे करा दोगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बिटिया की शादी तुझसे क्यों कराऊंगा भला? तेरे जैसे निठल्ले से मेरी बिटिया का फ्यूचर क्या होगा? तू खुद क्या खाएगा और उसको क्या खिलाएगा? मुखिया जी बिरजू की साइड से कहते हैं, अरे बिरजू निठल्ला नहीं है। किसने कहा बिरजू निठल्ला है? वो तो बहुत काम का है, इसका दिमाग सबसे अलग चलता है। और बिरजू, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ मुखिया, बताओ क्या सलाह देना चाहते हो? जब ये बात चल ही गई है तो बिरजू तुम ऐसा करना कि लकड़ी से शौचालय बनाकर पैसों में बेच दिया करना। लोग तुम्हारे शौचालय को पसंद भी करेंगे और तुम्हारे पास पैसे भी आने लगेंगे। ठीक है मुखिया जी, आपने सही कहा। अब आप पारो और मेरी शादी के लिए हाँ तो कहो, बाकी मैं सब कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, पर अब तुम काम करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे, पारो लो, पकड़ लो मेरा हाथ और अब बन जाओ मेरे जन्म जन्म का प्यार। नहीं नहीं, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ और मुझे नहीं बनना तुम्हारा प्यार। क्या? अब तुझे क्या हो गया पारो? इतनी मुश्किल से तो तेरे पिता को मनाया है और अब तू ड्रामा कर रही है। क्या तू अब किसी और से प्यार करती है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे प्यारे बिरजू, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और फिर खुशी खुशी गांव वाले बिरजू की शादी पारो से करा देते हैं और बिरजू को पारो भी मिल जाती है और साथ ही वो अपना शौचालय का काम शुरू कर देते हैं और फिर लोगों को बाढ़ में भी शौचालय मिलने शुरू हो गए।